कृष्ण के जन्म की बात करें या गांधारी पुत्रों की बात करें, दुर्योधन की बात करें या उनके पूरे 100 भाई बहनों की बात करें, हमारे पास ऐसे केसेस की लाइन है। IVF इज अ न्यू वर्ड बट दिस साइंस इज नॉट न्यू, दिस इज थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड। स्ट्रेस की वजह से जो आपका सत्व रजतम के जो दोषाज हैं, मानसिक दोषाज हैं, और जो वात पित्त कफ है, जो शारीरिक दोषाज हैं, उन दोषाज में जो असमन्वय अवस्था लेकर आ रहा है उसको बैलेंस करें। पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो बोलते हैं अरे मैं लिख के देती हूँ आयुर्वेद से कंसीव नहीं होगा, तो हमें जो आटा भी मिल रहा है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं। पूरे विश्व ने माना हमारा भोजन ही औषधि है। पेशेंट डोनर एग नहीं जाना चाहता तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से ये संभव है? आयुर्वेद में पंचकर्मा बताया गया है। हमेशा फीमेल ना अपने आप को फैमिली में बैकफुट रखती है, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो नॉन वर्किंग है। आप वो स्ट्रेस लेके दिन रात रोते रहो। IVF और फर्टिलिटी तो साइंस की देन है, लेकिन बच्चों की चाह जमाने से या यूं कहें महाभारत काल से आयुर्वेद की तरफ ही गई है। लंबी लाइन है या मैं कहूँ बड़े नाम है जिसको लेके हम ये कह सकते हैं कि IVF हमारे यहाँ का ट्रेडिशन रहा है महाभारत काल। तो इसमें इसके उदाहरण ना भर भर के हैं, चाहे कृष्ण की बात करें, बलराम की बात करें, पांडु पुत्रों की बात करें, और या फिर गांधारी के बच्चों की बात करें। और आज जब IVF पर इतनी चर्चा हो रही है तो हमारे साथ हैं आयुर्वेद की गाइनो की एक्सपर्ट, महारत हासिल है जिसको हम IVF कहते हैं ना, वैसे ये आयुर्वेद में सबका ट्रीटमेंट करती हैं, डॉक्टर चंचल, जो आज हमें बताएंगी कि आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को क्या दिया है और IVF कहाँ से इमर्ज हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस शो में। IVF की बहुत बात होती है, फर्टिलिटी की बहुत बात होती है, लेकिन हमारा तो अगर हम अपने महाभारत काल की तरफ जाएं तो वहाँ पे तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। इस पे हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सारी चीज़ें रही, चाहे युधिष्ठिर का जन्म रहा हो या फिर कृष्ण के जन्म की बात करें या गांधारी पुत्रों की बात करें, दुर्योधन की बात करें या उनके पूरे 100 भाई बहनों की बात करें, ये लंबी लाइन है। उसके बाद भी हम पीछे क्यों रह गए, या आपको लगता है कि आयुर्वेद ही फर्टिलिटी की देन है? बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो सिर्फ साइंस है और उसका आयुर्वेद से या हमारे प्राचीन जो हमारी सभ्यता है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आपने बोला गांधारी के 100 पुत्र, आप सोचिए प्रैक्टिकली 100 पुत्र होना पॉसिबल नहीं है, एक साथ इकट्ठे होना, लेकिन आज के सिनेरियो में आप कह सकते हो कि पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास IVF की टेक्निक है, लेकिन आज का IVF भी उस समय के IVF से पीछे ही रह जाता है। आज आप एम्ब्रियोज बना लोगे, आप 100 एम्ब्रियोज बना लोगे, फ्रीज कर लोगे, लेकिन एक साथ यूट्रस में वॉर्म नहीं कर सकते आप। अभी वो आर्टिफिशियल वॉर्म क्रिएट करने के लिए अभी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, हम उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस समय में थे। तो उस समय में वो एम्ब्रियोज भी बनाए गए और उसके बाद आर्टिफिशियल वॉर्म भी क्रिएट किए गए और उन वॉर्म्स में वो बेबीज़ भी रखे गए और गांधारी के जो 100 पुत्र हैं उन्होंने जन्म भी लिया। अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण का और जो बलराम हैं उनका जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र हुए थे, डैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसीजर। तो ऐसा नहीं है, साइंस पुरानी है। अगर हम थोड़ा सा और आज के उसमें देखें तो अभी थोड़ा आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, लेकिन आप सोचिए कि जब रामायण काल था तो पुष्पक विमान की बात हुई थी, तो पुष्पक विमान तब बोले थे कि अरे कैसे हो सकता है। अब तक ये एक माइथोलॉजी थी कि पुष्पक विमान उड़ रहा है, आपने उस समय में ऐसे विमान में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन आज एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं। तो इट्स अबाउट आवर एक्सेप्टेंस ओनली। साइंस है, सदियों से है, और लंबे समय तक हमारा जो लिटरेचर है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो एक लिखित फॉर्म में आई थी और उसके बाद वो उस तरीके से संरक्षित नहीं रखी जा सकी, या ऐसा बोलें कि फॉरेन इन्वेडर्स की वजह से बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन माइंड्स वही हैं। आज हम फिर से साइंस तरक्की कर रहा है, फिर उन्हीं चीज़ों पे जा रहे हैं जो ऑलरेडी पहले सालों पहले हो चुकी हैं। तो आयुर्वेद वही है, साइंस वही है, हमारी जो जिसको हम माइथोलॉजी बोल देते हैं, डेट इज़ नॉट एक्चुअली मैथोलॉजी, साइंस है वो, और बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। रूट्स बहुत गहरे हैं हमारे। आप किसी भी युग में जाके देख लें, हर युग में आपको उसके एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, चाहे वो द्वापर युग है, चाहे वो त्रेता युग है, हर युग में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और उन्हीं एग्जाम्पल्स की वजह से हम कह सकते हैं कि IVF इज़ अ न्यू वर्ड बट दिस साइंस इज़ नॉट न्यू, दिस इज़ थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड। जैसा कि आयुर्वेद को ना अभी भी एलोपैथ उस
तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे ही एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएं और आयुर्वेद की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि जी ये क्या है, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जिससे कि केस बिगड़ जाता है। लेकिन हमारा इतिहास रहा है कि आयुर्वेद ने न केवल लक्ष्मण की अगर बात करें तो सर्प दोष जो था उसको ख़त्म किया था उस संजीवनी बूटी के थ्रू, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं। अभी कोई ऐसा मामला आपके पास आता है, क्योंकि आप एक मतलब विमेन फर्टिलिटी में आप बड़ा नाम है दिल्ली शहर में, अभी आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं क्या जो एलोपैथ वाले मना कर रहे हैं कि आयुर्वेद क्या है? और क्या कभी कोई क्या किसी गायनो ने आपके पास अपने पेशेंट रेफ़र किए हैं? ऐसा मुझे सुनने में आया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को भी बताएं कि नहीं भाई, जो गायनो हैं या एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं वो भी अपने पेशेंट्स को आपके पास यानी आयुर्वेद के पास भेजते हैं। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। आपने बोला कि अगर एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो बोलते हैं कि आपने ये क्या लिया है, हमें समझ नहीं आता एंड ऑल। लेकिन जो फादर ऑफ सर्जरी हैं वो तो आचार्य सुश्रुति हैं, और आचार्य सुश्रुत तो आयुर्वेद के फादर ऑफ सर्जरी हैं, तो रूट्स तो वहीं से आती हैं। बस ये है कि आप उनके सर्जरी के प्रोसीजर्स को अपना रहे हैं आज भी, जो उन्होंने सालों पहले किया है, चाहे वो नेज़ल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हो रही हैं या ईयर की कुछ ऐसी सर्जरीज जो रीसेंट ईयर्स में हुई हैं, सुश्रुत द्वारा की गई चिकित्सा को बेस रखकर। मॉडर्नाइजेशन यूज़ हुआ है बट बेस वही रखा गया है। तो अभी तक हम भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में हम आज भी वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, और फादर ऑफ सर्जरी पूरा विश्व आज भी आचार्य सुश्रुत को ही मानता है। सेकंड, जो आपने बोला कि क्या हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस की लाइन है। मतलब पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो बोलते हैं अरे मैं लिख के देती हूँ आयुर्वेद से कंसीव नहीं होगा, और फिर बाद में वही पेशेंट वहाँ जाता है और अपनी प्रेगनेंसी के स्कैन्स वहीं कराता है। बहुत सारे तो एलोपैथिक डॉक्टर्स तक ने हमसे ट्रीटमेंट करवाया है जिनके आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं या जिनके ट्यूब्स में पानी रहता है, वो नहीं ट्यूब क्लिप कराना चाहते। तो नंबर इज़ लेस बट इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड वी आर हैप्पी कि हम वो विश्वास जगाने में कामयाब हुए हैं। और आज कोई भी डॉक्टर एटलीस्ट या तो ये कहेगा कि हमें आयुर्वेद समझ नहीं आता, पर जो भी कर रहे हैं ठीक है, आप वो कंटिन्यू रख लीजिए, हमारे को शायद समझ नहीं है लेकिन आपका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, एंड दैट इज़ अ विक्ट्री फॉर अस। आपने बोला कि एलोपैथ के डॉक्टर्स भेजते हैं जब आईवीएफ फेल्योर हो जाता है, तो ऐसा वो आप क्या ट्रीटमेंट, आपकी वो चूर्ण होते हैं या फिर आपके में भी सर्जरी होती है, या आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, खान पान चेंज करते हैं, या दवाएं ऐसी आ रही हैं? क्योंकि आयुर्वेद में सर्जरी है क्या कि आप भी सर्जन बन जाते हैं? आयुर्वेद में सर्जरीज हैं लेकिन हम लोग अभी सर्जरीज नहीं करते। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा बताया गया, जैसे मैंने बोला आचार्य सुश्रुत तो शल्य चिकित्सा के गुरु हैं, उनके पिता हैं, लेकिन हम लोग सर्जरीज नहीं करते। आयुर्वेद में पंचकर्मा बताया गया है, हम पंचकर्मा पे काम करते हैं। पंचकर्मा में वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इनके सब प्रोसीजर्स हैं, वो सब हम करते हैं। और अलॉन्ग विद डैट आयुर्वेद में बहुत सारा मेडिसिन दिया गया है। वो मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में भी होता है, चूर्ण फॉर्म में भी होता है, कषायम फॉर्म में भी होता है, सिरप फॉर्म में भी होता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसे वो मेडिसिन, और जैसे उसकी एफिकेसी ज़्यादा रहेगी उस फॉर्म में वो पेशेंट को दिया जाता है। और इस तरीके से हम काम करते हैं, और डॉक्टर्स हमें भेजते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि ये हमारे ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जोनल फ्लोज कम है और आपका यूट्रस का इंटरनल ब्लड फ्लोज नहीं है, जैसे अभी एक एमपी का पेशेंट आया था, उन डॉक्टर ने 2 बार आईवीएफ किया, उसका एप्पलबम स्कोरिंग वाज नॉट इंक्रीजिंग मोर देन 6, तो दे सेड कि जब तक ये नहीं होगा मैं तीसरा ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, होगा तो वो फिर फेलियर जाएगा। एंड हर वो चीज़ जो उस पर काम करती है दे हैड ऑलरेडी गिवन, उन्होंने पीआरपी कर लिया, उन्होंने हिस्ट्रोस्कोपी कर लिया, उन्होंने स्क्रैचिंग कर लिया, उन्होंने उसके अलावा उसको जीएस के इंजेक्शंस दे दिए, दे हैव डन एवरीथिंग। और फिर वो जो हिपैरिन देते हैं या ब्लड थिनर्स जो और भी यूज़ किए जाते हैं, एवरीथिंग वाज गिवन एंड इट वाज नॉट इम्प्रूविंग। तो उस समय पे आयुर्वेद काम आता है। देन वो पेशेंट दिल्ली में आया, हमारे पास 2 महीने का पूरा प्रिपरेशन किया, जिसको हम बोलते हैं जैसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन फॉर आईवीएफ। तो ये उस पेशेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन थी। वी वर्कड ऑन हिम, 2 महीना ट्रीटमेंट किया, एप्पलबम स्कोर वाज मोर देन 16, डॉक्टर के पास वापस गया एंड नाउ ही गॉट ट्रांसफर्ड एंड सक्सेस ऑल्सो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आयुर्वेद अपना काम करता है। आयुर्वेद में जो पद्धति हैं, जो उत्तरबस्ती चिकित्सा दी जाती है या जो मेडिसिन दी जाती है, जो पंचकर्मा करते हैं, उससे रिजल्ट्स मिलते हैं एंड उसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट है।
नहीं तो वो क्या काउंट्स आप बता रही थी कि 6 काउंट था, और कितनी बार फेल्योर हो जाता है आईवीएफ, क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ा और लंबा और पेनफुल और काफ़ी पैसे लगने वाला ये सारा ट्रीटमेंट है आईवीएफ का। तो वो कैसे आप तक पहुंचते हैं पेशेंट, और जो देख रहे हैं वो आप तक कैसे पहुंचे, जिनको अपने घर में उम्मीद देखनी है, जिनको किलकारियाँ चाहिए अपने घर में, वो कैसे पहुंचे? और सबसे पहला तो वही सवाल है मेरा कि आपके पास जब वो पहुंचे तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे आपने बोला कि 6 था, 16 हो गया, तो उसके लिए आपने क्या किया एक काउंट्स को बढ़ाने के लिए? पेशेंट की प्रकृति इवेल्युएट होगी। अगर आपके यूट्राइन ब्लड फ्लोज अच्छे नहीं हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स रहेंगे। एप्पलबम स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग है तो आउट ऑफ 20 स्कोरिंग है, कुछ पैरामीटर्स हैं उसमें। आपके एंडोमेट्रियम का थिकनेस है, फिर उसका इकोजेनेसिटी है, फिर उसका टेक्सचर है, फिर उसमें पर मिनट कितना कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, ब्लड फ्लोज कौन से जोन तक जा रहे हैं, मायोमेट्रियल जोनल फ्लोज कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, पूरे पैरामीटर्स हैं। हर पैरामीटर का कुछ स्कोरिंग है। तो अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, आईवीएफ में आपको ट्यूब्स तो चाहिए नहीं, यूट्रस चाहिए, तो यूट्रस में अगर इनके किसी भी पैरामीटर में कमी है तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आप एलोपैथिक मेडिसिन से रिकवर कर लेंगे। बहुत बार आप अटकेंगे, जो चीज़ें वहाँ पर रिकवर नहीं हो सकती, जैसे जोनल फ्लोज हैं, वो आप कितना भी हिपैरिन एंड ऑल दे दीजिए, आप ब्लड थिनर्स कितने भी यूज़ कीजिए, वो नहीं इंप्रूव कर पाता है। अगर वो स्पार्सिसिटी पे है तो वो इंक्रीज करेगा, लेकिन वो बिल्कुल ही जोनल 1 है, जोन 2 है, एकदम ही ब्लड वेस्कुलैरिटी नहीं है, देन यू नीड आयुर्वेदा। तो इस तरीके से हम लोग उनको उत्तरबस्ती करते हैं, उनका पंचकर्मा प्लान करते हैं। उत्तरबस्ती क्या होता है? उत्तरबस्ती आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसमें मेडिकेटेड ऑयल्स या मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं और उसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। तो वो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो नहीं पहुँचा रही हैं, या सपोज लाइनिंग नहीं बन रही है, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस इंप्रूव करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होना चाहिए वो मेडिसिन इस्तेमाल होता है। किसी को साइनेकियज हैं, बहुत एडेशंस हैं और ट्रिपल लेयर टेक्सचर नहीं आ रहा है, तो वो रिवाइव करने के लिए जो प्रोसीजर्स हो सकते हैं वो सब हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो उत्तरबस्ती जस्ट अ प्रोसीजर, और उसमें जिस तरीके से आप उसको प्लान करोगे, जो मेडिसिन यूज़ करोगे, रिजल्ट वुड बी डन लाइक दैट, विल गेट दैट लाइक दैट। तो वो एक प्रोटोकॉल रहता है। लॉन्ग विद दैट ओरल मेडिकेशन देते हैं, फिर पंचकर्मा भी प्लान करते हैं। अगर आपका स्त्रोतावरोध है, आपका चैनल ब्लॉकेज है, तो इसे आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे स्त्रोतावरोध है। तो अगर आपका स्त्रोतावरोध है तो आप वमन प्लान करोगे। अगर आपको लगता है कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, पेशेंट को एक्स्ट्रावेजेशन ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आप विरेचन प्लान करोगे। तो पेशेंट की कंडीशंस, उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आप उसके पंचकर्मा प्लान करते हो, ताकि वो पेशेंट ये जितने भी जो फैक्टर्स में कमियां आ रही हैं उसको रिवाइव कर सके, और उसके बाद आपका जो यूट्राइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम है वो स्कोर आपका अच्छा हो, आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो जाए, एनहेंस हो जाए, और फिर आप जो भी अपना प्रोसीजर कर रहे हैं आपको उसमें सक्सेस मिल जाए। बहुत सारे केसेस, इनफैक्ट आई शुड से 95% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से ये प्रिपरेशन करने के बाद सक्सेस अचीव कर लेते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि आईवीएफ सेंटर्स जो हैं वो आपके पास पेशेंट भेजते हैं, वो अपनी कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी भेजते हैं, या फिर सिर्फ भेज देते हैं कि भाई अब जाओ, ये हमारा, जैसे हम लोग आयुर्वेद वाले या एलोपैथ वालों के पास जाते हैं तो अपने सारी जांच देते हैं, तो वो आप जांच देखती हैं और उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, या फिर आपके भी कुछ जांच होती है, वो भी अलग से कोई जांच होती है, या इन्हीं जांचों में से हो जाता है? देखिए, दो तरीके से पेशेंट हमारे पास आता है आईवीएफ फेल होने के बाद। एक पेशेंट जो डायरेक्टली हमें अप्रोच कर रहा है कि मेरे फेल हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो रीजंस आपको आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं, क्योंकि एलोपैथी वालों ने बोला है कि एलोपैथिक साइंस कहती है कि अभी मेरे में कोई कमी नहीं है, बट इट्स अ नेचर्स कॉल कि वो कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं आप उसको ठीक कर दीजिए। दूसरे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि उन्होंने बोला हमारी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप एग क्वालिटी अच्छी कर दीजिए, उसके बाद हम अपने एग से जाना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव रिकमेंडेड अस डोनर आईवीएफ, जो कि हमारी प्रेफरेंस नहीं है। तीसरे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला है कि यूट्रस की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चा वहाँ चिपक नहीं रहा, आपकी बॉडी इम्यूनोलॉजिकली उसे रिपेल कर रही है, तो आयुर्वेद के माध्यम से आप इम्यूनोलॉजिकली जो भी उस कंडीशन को बूस्ट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, वो कर दीजिए। चौथी कंडीशन ये होगी कि आईवीएफ सेंटर से पेशेंट मेरे पास रेफर होकर आ रहे हैं, वो भी कि लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही है, पेशेंट की प्रीवियस पीआरपी हो गया, सब हो गया, ईटी का एक अच्छा वो नहीं आ रहा है, या तो एंडोमेट्रियम बढ़ जाए या यूट्रस का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाए कि
उस एंडोमेट्रियल थिकनेस पर भी अगर हम ट्रांसफ़र करें तो हमें सक्सेस मिल जाए, वो एक फैक्टर रहेगा। दूसरा उनका रिक्वायरमेंट ये रह सकता है कि मैडम ये पेशेंट मल्टीपल फेल हो गया है, आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो जो इसमें रीजंस हो सकते हैं वो सब पे आप काम कर लीजिए, आप इसका शोधन करा दीजिए, आप इसका डिटॉक्सिफिकेशन प्लान कर लीजिए, उसके बाद हम ट्रांसफ़र प्लान करेंगे अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन मेडिसिन। कि जैसे ये पेशेंट को मैं प्रोगिनावा देती हूँ तो इसकी लाइनिंग बनती है लेकिन उसमें फ्लूइड आ जाता है, हम चाहते हैं कि नेचुरल साइकिल प्रिपेयर हो जाए, तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसका लाइनिंग बनाते हैं। दे डोंट गिव दैट मेडिसिन जिसके बिना उसकी एंडोमेट्रियम नहीं बन रही, तो दैट प्रिपरेशन इज डन विद द आयुर्वेदा एंड दे आर ट्रांसफरिंग इट विद द मॉडर्न टेक्निक। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में भी काम करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसमें आयुर्वेदा रिस्पॉन्सिबली काम करता है और रिजल्ट भी अच्छे मिल जाते हैं। मतलब कई डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेद पे विश्वास कर रहे हैं, बिल्कुल एलोपैथ रखते वाले, हैं, और बिल्कुल रहते हैं। वो आपके पास पेशेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाँ, और ये कितने होंगे, मतलब ये काउंटिंग मंथली 8 to 10 होंगे आते हैं आपके पास? और ये सिर्फ दिल्ली के हैं या बाहर से? दिल्ली। ऐसी जड़ी बूटी है जो आईवीएफ जैसा चमत्कार करती है, या बिना इंजेक्शन बिना लैब के कुछ ऐसा आप करते हैं? जैसा कि आपने बताया कि हम पंचकर्मा करते हैं, तो कोई ऐसी मेडिसिन्स भी हैं कि जो इस तरह की शिकायत के साथ है कि भाई हम कंसीव करना चाह रहे हैं, हम कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आपके पास कोई इंजेक्शन जैसी कोई चीज़ भी होती है या सिर्फ ओरल मेडिकेशन? इंजेक्शंस नहीं होते। उससे पहले मैं कहूँगी आयुर्वेद चमत्कार नहीं है, आयुर्वेद साइंस है और साइंस की तरह ही काम करता है। कई बार पेशेंट हमें बोलता है कि आप देख के बता दो कि मेरी ट्यूब खुली है या बंद है, तो मैं बोलती हूँ HSG करना है, एंड दे आर लाइक आयुर्वेद वालों को HSG क्यों करना है? ऐसा नहीं है, ये डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, वो डायग्नोस्टिक टूल्स हम यूज़ करते हैं तो हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य के हिसाब से पेशेंट को भी समझा पाते हैं और हमारे लिए भी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपरली आयुर्वेदिक सिद्धांतों पे किया जाता है और आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, वो चमत्कार के रूप में काम नहीं करते हैं। और जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो मेडिसिन पूरी तरह से आयुर्वेद संहिताओं में जो मेडिसिन बताई गई हैं, जो आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट जी ने बताई हैं, दोषास को इवेल्युएट करके, सपोज आपको एंडोमेट्रियोसिस है और मुझे लगता है कि वो एंडोमेट्रियोसिस आपके स्ट्रेस फैक्टर से फ्लेयर अप हुआ है, तो मैं वो मेडिसिन यूज़ करूँगी कि जो आपके स्ट्रेस को सेटल करे, और स्ट्रेस की वजह से जो आपका सत्व रजतम के जो दोषाज हैं, मानसिक दोषाज हैं, और जो वात पित्त कफ है, जो शारीरिक दोषाज हैं, उन दोषाज में जो असमन्वय अवस्था लेकर आ रहा है उसको बैलेंस करें। अगर इसी को मैं मॉडर्न से कंपेयर करूँगी तो मैं कहूँगी कि आपके स्ट्रेस फैक्टर से आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और आयुर्वेद की मेडिसिन हम वो दे रहे हैं जो उसको बैलेंस कर रहा है। तो कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन हमारे सिद्धांत जो हैं वो मूल वही रहते हैं। तो आपके लिए एक पेशेंट को देखने का रीज़न एक तरीका सेम होगा। आप कहोगे एंडोमेट्रियोसिस है, गो फॉर डायनोजेस्ट। हम कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइंड आउट द रीज़न कि ये एंडोमेट्रियोसिस शुरू क्यों हुआ। तो हम स्ट्रेस फैक्टर है तो उस पर काम करेंगे, अगर आपको पित्त बहुत बनता है तो हम उस पर काम करेंगे, अगर आपको रात्रि जागरण है, आप रात को 2-2 बजे सोते हो, सुबह 10 बजे उठते हो, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो हम वातदुष्टि पे काम करेंगे। हम उन चीज़ों पर काम करेंगे जो इसको बैलेंस करने में मदद करें। तो हमारे सिद्धांत वैसे चलते हैं और उसके हिसाब से हमारी मेडिसिन भी वैसे ही यूज़ होती हैं। तो किसी भी एक डिजीज़ के पेशेंट को, अगर 4 पेशेंट हैं, सेम डिजीज़ है, तो हमारे चारों पेशेंट्स की मेडिसिन अलग हो सकती हैं। ओके। और क्या ये सच है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो महिलाओं में हो या पुरुष हो, दोनों की गिरी है, और 30 साल के होते होते भी वो उतने फर्टाइल नहीं रह गए? बहुत ज़्यादा गिरी है और ये आयरनी है, एक्चुअल ये फैक्ट है। अगर मैं आज की प्रैक्टिस देखूं और अपनी ही 15 साल की पहले की प्रैक्टिस देखूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप आयुर्वेद को जीवन से जोड़ते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऋतुचर्या अच्छी होनी चाहिए, आपकी आहारचर्या अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर अगर मैं दिनचर्या में भी बात करूं तो आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या, ये भी मैटर करेगा। आहार हमारा जो भी मिल रहा है, आप मिल्क ले लो, वो भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, प्योर नहीं मिल रहा है। आटा ले लो, जो आटा आप खाते थे, जो चक्की पे पिसवाते थे और जो आपके घर आता था, आज वो नहीं अवेलेबल है। इट्स नॉट लाइक कि हम वो अवेलेबल करवा नहीं रहे हैं या हमारी चॉइस बदल गई है। इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास चॉइस रह ही वही गई है। तो हमें जो आटा भी मिल रहा है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, पहले तो नहीं मिल रहे थे ना। मतलब जो आपकी बेसिक नीड है, रोटी, वो भी आपको अच्छी नहीं मिल रही है।
तो वो जो गेहूं बन रहा है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो वो गेहूं पिस के आप तक आ रहा है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स हैं। आप कहाँ तक बचने वाले हो? फिर जो आप सब्जी खा रहे हो उसमें भी वही चीज़ है, जो दालें खा रहे हो उसमें भी है। हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी में अंदर जा रही है वो सब चीज़ तो हमारे हाथ में अब रही नहीं है। कम से कम हम अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो स्लीप पैटर्न है, 10 बजे सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नियमित तौर पे योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब करके आप इन सबको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर सकते हो। मुझे कल ही एक पेशेंट ने बोला था कि मैम आप कहते हो स्ट्रेस मत लो, एक पेशेंट बताओ मुझे जिसके जीवन में स्ट्रेस ना हो, या आप एक नॉर्मल इंसान बता दो स्ट्रेस ना हो, तो कैसे मेरी वाइफ स्ट्रेस के बिना रह जाएगी? और इसको तो वैसे भी 8 साल से इनफर्टिलिटी। मैंने यही बोला, मैं नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रेस नहीं लो, मैं ये कह रही हूँ आपको स्ट्रेस है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको स्ट्रेस है, पर आपको टैकल भी तो आप ही को करना है। उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि मैं आपको सिर्फ पिल्स खिलाती रहूं और आपको मेंटल लेवल पे एकदम सप्रेस कर दूं, या फिर आप वो स्ट्रेस लेके दिन रात रोते रहो। आप उसको टैकल तो करोगे। अगर आपको स्ट्रेस है, आप नियमित तौर पे भ्रामरी प्राणायाम करो, आप शीतली प्राणायाम करो, आप अनुलोम विलोम रोज करो, आप सोने के टाइम पे गाइडेड मेडिटेशन करो, आप अपने आप से उस चीज़ को सॉल्व करने की, उससे फाइट करने की कोशिश तो करोगे। तो प्रॉब्लम सबके सामने है, पर प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए सॉल्यूशंस भी तो हैं। हमें खाना एडल्ट्रेट मिल रहा है, इसलिए इतना कैंसर बढ़ रहा है, ओवेरियन कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है। आज एक पेशेंट रिपोर्ट लेके आया अपनी मदर इन लॉ की कि 74 ईयर्स में ओवेरियन कैंसर हो गया। माई पॉइंट इज, हो रहा है, लेकिन अगर आप ईयरली बेसिस पे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं उतनी जल्दी आएंगी ना, या वो परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। फर्टिलिटी के लिए भी वही है। अगर आपको अपनी फर्टिलिटी बूस्ट रखनी है तो आप शुरू से अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो। क्यों रात को 2-2 बजे तक पढ़ना है ना, आप सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लो। 3 बजे लेकिन हमें सोना पसंद है, 3 बजे उठ के पढ़ना पसंद नहीं है। क्यों आपको ऐसा रेगुलर एक्सरसाइज योगा रात को ही जिम जाके करनी है? आप सुबह में करो ना, रात को तो वात का काल है, आप करोगे तो वो जिम जाके भी आपको नुकसान ही होने वाला है, फायदा तो कुछ नहीं हो रहा। तो आप अपने तरीके बदल सकते हो। छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस आपको बेहतर बनाते हैं और आपकी लाइफ को अच्छा कर देते हैं, तो आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। आपको जबरदस्ती फोन क्यों देखना है? आपको पता है पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि फोन से रेडिएशंस निकलती हैं, 5G हो रहा है, वो पक्षियों की फर्टिलिटी भी खराब कर रहा है, वो जानवरों की भी कर रहा है, वो इंसानों की भी कर रहा है, फिर भी आपको रात को सिरहाने पे फोन रख के ही सोना है, आपको 2-2 बजे तक फोन ही देखना है। कारण सबको पता है, जो उससे लड़ जाता है वो जीत जाता है, जो नहीं लड़ पा रहा है, जो अपनी आदतों का आदी हो चुका है, वो हार रहा है। डोनर किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आते ना। अभी आईवीएफ मैक्सिमम नंबर डोनर आईवीएफ हो रहे हैं, डोनर दूसरी दुनिया से नहीं आ रहे, लेकिन डोनर्स जो हैं वो थोड़े से निम्न दर्जे के लोग हैं जो इतने सारी आदतों में नहीं घुसे हुए हैं। तो उनके एग्स की क्वालिटीज क्यों अच्छी है और आपकी 30 साल में भी एग की क्वालिटी खराब है? कभी तो सोचो इस बारे में। डोनर दूसरे प्लेनेट से नहीं ला जा रहे, इसी दुनिया से लाए जा रहे हैं जो आपसे अच्छा खाना नहीं खाते होंगे। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हो, आप प्रोटीन्स भी ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में सबसे अच्छा खाना खा रहे होगे, आप योगा भी कर रहे हो। वो लोग तो नहीं कर रहे, उनके पास तो खाने के भी लाले हैं, इसीलिए तो अपने एग्स आपको दे रहे हैं, जस्ट फॉर मनी। कोई और रीजन तो है नहीं, समाज सेवा तो है नहीं। तो अगर डोनर के आगे अच्छे हो सकते तो आपके क्यों नहीं है? आप क्यों 23 साल की उम्र में डोनर ढूंढ रहे हो? आप क्यों 25 साल की उम्र में डोनर ढूंढ रहे हो? आप अपने ऊपर काम कर लो, आप कर लोगे तो आप ही के अच्छे हो जाएंगे। तो आप ये कह रही हैं कि जो डोनर्स हैं वो एक तबका है, वहाँ से आ रहे हैं? ज़्यादातर डोनर एक तबका से आते हैं। देखो डोनर, और वो उन तक ये बातें कैसे पहुँच रही हैं कि भाई हम ये दें और इससे पैसे भी मिलते होंगे और अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे विकी डोनर की तरह? इस पे बात करना ठीक नहीं होगा। नहीं वो एक अलग वो है, एक अलग बिजनेस है, एक अलग साइंस है। साइंस की नीड भी है। डोनर नहीं होंगे तो बहुत सारे लोग बेऔलाद रह जाएंगे, वो भी तो एक फैक्ट है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि लेकिन आजकल मोबाइल जो है वो तो हर किसी के हाथ में, और वो भी स्मार्टफोन। ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन नहीं है, और लैपटॉप भी हर कोई यूज़ कर रहा है। खाना भी मेरे ख्याल से हम लोग सभी एक जैसा ही खा रहे हैं, उसी चक्की से शायद हम भी खरीद रहे होंगे, या वो जो पैकेट वाला आटा है हम सभी वही दाल वही चावल। तो फिर उनका ऐसा नहीं है, हम आज भी महंगा अच्छा आटा पैकेट वाला खरीदना प्रेफर करते हैं, और वो आज भी जाके चक्की पे पिसवाना प्रेफर करते हैं। वो राशन की दुकान से गेहूं खरीदते हैं, उसको पीसते हैं, छानते हैं और जाके चक्की से पिसवा के लाते हैं। कुछ हद तक तो बच रहे हैं। रही बात फ़ोन की, तो अभी अगर मैं ऐसे ही बात करूँ तो मेरे घर में जो केयर टेकर है वो आज भी बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करती है, वो वाईफाई का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती है। थोड़े चेंजेस, थोड़े डिफरेंसेस आज भी हैं। बहुत सारे लोग कह सकते हैं नहीं नहीं हमारी मेड के पास तो एप्पल का फ़ोन है, डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट नंबर अभी भी कम है कंपैरेटिवली। और अगर हम मेल की बात करें तो क्या स्पर्म्स को सुधारने के या उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के, ये आयुर्वेद में कुछ
अगर वाजीकरण कहीं पर सबसे अच्छा डिफाइंड है तो वो आयुर्वेद में है। इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है। वाजीकरण के ऊपर आचार्य चरक ने, आचार्य वाग्भट ने बहुत सारी मेडिसिन बताए हैं, या मैं बोलूँ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी हैं। और वाजीकरण इतने अच्छे से काम करता है मेल इनफर्टिलिटी पे कि आपके जो भी इश्यूज हैं, आपके बेसिक इनफर्टिलिटी से लेकर आपके काउंट, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, जो डीएफआई अभी इतना कॉम्प्रोमाइज होने लग गया है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्शन, प्रेशर इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स, इन सब में आपको आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे बेहतरीन तरीके से आयुर्वेद में वाजीकरण डिफाइंड है। अच्छा, आयुर्वेद की जब भी बात होती है ना तो उसको किचन से जोड़ देते हैं। मेथी, अजवाइन, दालचीनी, ये कितना अभी बहुत रिसेंट एक आर्टिकल आया, शायद 3 या 4 दिन पहले, कि पूरे विश्व ने माना हमारा भोजन ही औषधि है। जस्ट अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था। आयुर्वेद तो शुरू से कहता आ रहा है हमारा भोजन हमारी औषधि है। तो आपके इस सवाल का आंसर इसी में है। हरिद्रा जो है, जो हल्दी हम खाने में डालते हैं, हम क्वांटिटी प्रक्षेप द्रव्य रखते हैं। आयुर्वेद कहता है प्रक्षेप द्रव्य है, वो उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम खाने में 1/4 चम्मच हल्दी डालते हैं ताकि वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटीफंगल है, वो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करने वाली है। इसी तरीके से आप दालचीनी डाल रहे हो, आपके लीवर पे अच्छा काम करती है, आपके पाचन तंत्र को अच्छा करती है। आप ये डाल रहे हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, वो भी दीपनीय है। तो हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, जो भी एक गाजर से लेके, एक नमक से लेके, हर चीज़ के अपना रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव सब बताया गया है। तो वो हर वो चीज़ जो आपके आसपास है वो औषध है, आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए औषध के तौर पर। लेकिन कभी कभी ये होता है, जैसे कोविड के बाद लोगों ने क्या किया, वो अदरक उनके डेली लाइफ में शामिल हो गया। हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला दूध वो लगातार पी रहे हैं। काढ़ा उनकी डेली लाइफ में जुड़ गया है, और वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो काढ़ा पी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि गुड़ अभी पीना है या खाना है या नहीं खाना। अदरक आपके डेली डाइट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बरसात का मौसम है, अदरक क्या ज़रूरी है। मैं खुद देखती हूँ किचन में रोज़ अदरक कूटी जा रही है और चाय में डाली जा रही है। ठंड की चीज़ है, क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती? बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी कैसा हो रहा है ना कि मान लो मैंने बोला कि दालचीनी अच्छी है, दालचीनी से फैटी लीवर अच्छा होता है, लीवर पे अच्छा काम करता है। कितने इस्तेमाल करनी है, कितने दिन के लिए इस्तेमाल करनी है? आयुर्वेद क्या बोलता है, एक ही चीज़ को अगर आप रोज 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 लोगे, कुछ सालों तक रेगुलर लोगे, तो वो साथ में हो जाएगी, आपकी बॉडी पे उसका असर ही नहीं होगा। क्या आप फीवर की मेडिसिन रोज खाते हो कि आपको ज़िंदगी में कभी फीवर ना हो? जब जिस औषध की जैसे ज़रूरत है वैसे ही तो इस्तेमाल करोगे। अगर आप डेली हल्दी वाला दूध पियोगे, धीरे धीरे आपके लीवर पे उसका असर आएगा ही आएगा। अगर आप डेली अदरक खाओगे, तो अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको मुखपाक भी होगा, आपके मुंह में अल्सर्स हो जाएंगे, आपको गॉलब्लैडर स्टोन होने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि आपका पित्त बढ़ेगा। अगर आप कफज प्रकृति के हो और आपको कफ रहता है, तो जब वो है तब आप उसको मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करोगे ना। तो हर घरेलू चीज़ को ऐसा सोच के कि ये मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेगा, स्ट्रॉन्ग करके रहेगा, आप उसको कंटिन्यूअस खाते रहोगे तो जब उसकी ज़रूरत है तब भी वो काम नहीं करेगा। और इनफैक्ट विद द टाइम पीरियड उसकी वजह से जो, जब तक वो दोषा इम्बैलेंस फॉर्म में था तब तक तो वो उसको सेटल कर रहा है, लेकिन अब तो वो दोषा बैलेंस हो गया और आप उसको इंटेक कर रहे हो, तो वो दोषों, बाकी दोषों को भी खराब करके आपको डिजीज देने वाला है। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा कि कोई भी मेडिसिन आप मेडिसिन की फॉर्म में ही खा सकते हो, आप उसको अपनी हैबिट नहीं बना सकते। जैसे हम लोग के यहाँ गरम मसाला यूज़ होता है, उसमें 25 तरीके के मसाले डलते हैं, तो वो डाला भी सब्जी में लास्ट में डाला जाता है, तो कहा जाता है फ्रेग्रेंस के लिए। तो क्या वो फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ होता है या वो नहीं, उतना सा भी? वो प्रक्षेप द्रव्य है और वो दीपनीय होता है। वो आपके खाने के पाचन तंत्र को, आपके खाने के पाचन की उसको बढ़ाता है, तो वो अच्छे से डाइजेस्टिव होता है। लेकिन वही गरम मसाला अगर आप 2 लोगों के खाने में भी 1 चम्मच डालो और 7 लोगों के खाने में भी 1 चम्मच डालो, तो जो 2 लोगों के खाने में 1 चम्मच डल रहा है वो उसको नुकसान करेगा ही करेगा। वो बोलेगा कि मुझे हाइपर एसिडिटी हो रही है, मुझे अम्ल पित्त बन रहा है, मुझे गले में आ रहा है, मुझे डकारें हो रही हैं। हर चीज़ की कुछ क्वांटिटी की लिमिट है, तो आप उस क्वांटिटी को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो उससे दिक्कत भी हो सकती है। तो वो 5 चीज़ें बताएं घरेलू नुस्खों के अनुसार कि जो रोज़ खानी चाहिए, और जिससे, या फिर हमें अल्टरनेट डे में, या हम इस तरह से उसको डिवाइड करें कि हमारी फर्टिलिटी या हमारी हेल्थ अच्छी रहे। अगर आपकी फर्टिलिटी एकदम अच्छी है तो आप कुछ मत करो, आप अपना जो भी आहार इस्तेमाल करोगे वो आपके षड्रस से पूर्ण होना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये षड्रस हैं। जैसे मॉडर्न साइंस कहती है ना कि आपका विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबसे
परिपूर्ण होना चाहिए आपका एक मील। आयुर्वेद कहता है आपका मील आपके षड्रस से पूर्ण होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या होते हैं षड्रस? षड्रस है मधुर रस, अम्ल, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस। तो जो भी आपके खाने में ये तो सारे इनमें रस इनमें होने वो चाहिए। चीजें बताइए जो आम, मतलब कटु रस में क्या मिर्च होनी चाहिए, काली मिर्च होनी? कटु मिर्च होती है, मिर्च आपकी कटु रस में आती है। मधुर है तो आपके उसमें किशमिश है, वो आपकी मधुर रस में आती है। अम्ल रस है तो आपका आंवला है, वो आपका अम्ल रस में आता है। देन हमने स्टार्टिंग में बोला मधुर अम्ल हो गया। लवण, लवण जो नॉर्मल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। नमक है, आप मौसम के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक है तो वो शीतवीर्य है, अगर आप नॉर्मल नमक यूज कर रहे हो तो वो उष्णवीर्य है, तो वो भी प्रकृति के इन अकॉर्डिंग दोनों में जाएगा। क्या फर्क है? मैं आने वाली हूँ नमक वाले मामले पे कि काला नमक, सेंधा नमक और तीनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। जो सेंधा नमक है वो शीत होता है, तो वो आपकी प्रकृति पे वैसे ही काम करने वाला है। जो नॉर्मल नमक हम यूज करते हैं, जो मिनरल सॉल्ट यूज करते हैं, वो उष्णवीर्य है। बाकी जितने नमक बताए लेकिन उससे गए हैं, क्या फर्क पड़ता है? उष्णवीर्य से क्या हो जाएगा हमारे शरीर आपकी को? प्रकृति अगर पित्तज है तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। किस तरह की? कफ आएगा? कफ देखो, अब आप दोषों पे जा रहे हो। अगर किसी का वात बढ़ा है, किसी का कफ बढ़ा गैस हुआ है, बढ़ मान लो रही है या आप कफ आ रहा है। डायबिटीज के पेशेंट हो, डायबिटीज के पेशेंट हो, तो आपको मधुर, अम्ल और लवण तीनों रस छोड़ने हैं ना। आयुर्वेद ये नहीं बोलता है कि डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ मीठा छोड़ना है। आयुर्वेद कहता है जिसका क्लेद बढ़ा हुआ है तो आप वो क्लेद कम करने वाली चीजें लोगे, तो लवण भी तो क्लेद बढ़ाएगा, तो लवण भी कम करना पड़ेगा आपको। तो जितना मधुर क्लेद बढ़ा रहा है उतना लवण भी क्लेद तो बढ़ा रहा है। लवण में क्या क्या तो चीजें ऐसे आती हैं? ही खट्टा भी आपको, अगर आप अपने घर में देखो तो सबसे ज्यादा पिकल्स में नमक है, और हर खाने में आपको अचार साथ में खाना है, तो आप अचार छोड़ दो, उससे तो आपके ब्लड लिए प्रेशर easy भी हो जाएगा। बढ़ता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। तो छोटी तो छोटी आप ये चीजें कहेंगे हैं। कि आंवला छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, आंवला मधुर विपाकी है। और आंवला अम्ल जो है वो सिर्फ जीभ पर रखने में लगता है, लेकिन आइडियली वो मधुर विपाकी है। ओके। तो मैं वो आपको- आम लोगों के हिसाब से समझना चाह रही हूँ कि अगर आप कह रही हैं लवण, तो उनमें क्या क्या चीजें हम ऐसा आएंगी? नहीं कह सकते। देखो मैं आपको फिर कहती हूँ, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि ये बिल्कुल छोड़ दो। हम ये कहते हैं कि आपका जो भी आहार होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए, और उसमें सारे दोषास बिल्कुल बैलेंस्ड उसमें होने चाहिए। तो आपका जो रस है वो भी बैलेंस्ड होने चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक प्लेट में खाना रखा और आपने उसमें बहुत सारा अचार रखा, तो अगर आपकी प्लेट में थोड़ा दाल है, थोड़ा रोटी है, थोड़ा चावल है और अचार है, तो जितना नमक आपके अचार में है उतना उस सब में मिलाकर नहीं होगा, तो आपका अम्ल, जो आपका लवण रस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो प्लेट है वो सारे दोषास के हिसाब से होनी चाहिए, पर परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि शुद्ध देशी घी की बात होती है, तेल की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्टिलिटी में क्या असर करती हैं? घी जो है वो आयुर्वेद उसको बहुत अच्छा मानता है। मतलब आयुर्वेद कहता है कि आप घी खा सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि जब हम पंचकर्मा करवाते हैं, जब हम शोधन कराने जाते हैं, सपोज मुझे वमन कराना है किसी पेशेंट को, तो मैं उसको 5 दिन घृतपान कराऊंगी। मतलब वो एक चम्मच घी एक रोज पिए? चम्मच नहीं, हाँ। वो क्वांटिटी पर डे के हिसाब से बढ़ती जाएगी। पहले पी दिन लेते आपने हैं वो 20 ml लिया, दूसरे दिन 40 लिया, फिर 60 लिया। ये तो मैं आपको आज के इंसान की अग्नि के हिसाब से बता रहे हैं। जो संहिताओं में बताया गया वो क्वांटिटी इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन आज हमारी अग्नि बहुत अच्छी नहीं है, तो हम आज के इंसान की अग्नि के हिसाब से, अग्नि मतलब पाचन तंत्र? हाँ, आप नॉट ओनली पाचन तंत्र, हमारी जठराग्नि है, और उस अग्नि में ही कुछ भी आप डालोगे तो वो डाइजेशन वैसे काम करेगा। तो आज के हमारी जो जठराग्नि है लोगों की वो बहुत अच्छी नहीं है, तो पहले उसको दीपन करते हैं, तो हम उनको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं कि आपकी अग्नि थोड़ी अच्छी हो जाए, कि घी को पचा सके। लेकिन उसके बाद हम उनको डेली घी पिलाते हैं। हम उनको पहले दिन 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml, 100 ml तक घी पिला रहे हैं। अब आप कहोगे कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, इतना घी पिएगा तो बढ़ जाएगा। वो नहीं बढ़ता, वो और कम होता है। जब आप प्री और पोस्ट करा लो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या तो रिड्यूस हो जाएगा या बैलेंस रहेगा, लेकिन वो इंक्रीज नहीं होगा। तो घी डायरेक्टली अगर आप ले रहे हैं, और आयुर्वेद में घी को पका के खाने का कोई प्रावधान नहीं है ना, आपको घी डायरेक्टली लेना है। तो अगर आप घी अपने खाने में रख के खा रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं करेगा। दाल में एक घी डालना दाल होता में घी डाल रहे हैं, लेकिन आपको एक दिक्कत नहीं तड़के है। वाला घी होता है जिसमें कि तड़के का पका के घी उसमें कम, जीरा डाल दिया, जितना हींग डाल मिनिमम दिया। हो सके, जितना मिनिमम हो सके। पका के लेने से
वो साइंस आएगी सारी उसमें, वो सब चेन बनेगी और वो जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से वो आपके ऑर्गन्स में जाके एक्यूमुलेट होने वाला है। जैसे एक ही तेल में आप तल तल के बार बार खाते रहोगे तो वो तेल आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन तेल की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर वात दोषा का पेशेंट है तो हम उसको तेल पिलाते हैं, हम उसको कैस्टर ऑयल पिलाते हैं, हम उसको तिल का तेल देते हैं। अगर मेरा इनफर्टिलिटी का पेशेंट है और मुझे लगता है कि इसका पीसीओडी बहुत ज़्यादा हो रहा है या इसको रोज़ पेट साफ नहीं हो रहा और मुझे लग रहा है इसमें आमादोषा भी ज़्यादा है लेकिन इसमें रुक्षता भी ज़्यादा है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं दे सकती हूँ जो इसको रुक्षता बढ़ा दे और आम को कम करे। तो मैं तेल दे दूँगी, मैं उसको कैस्टर ऑयल दूध में डाल के पिला दूँगी, तो उसको रुक्षता भी नहीं होगी और ऑयल भी पिया उसने और हमें बेनिफिट भी मिलेंगे। तो अगर किसी का पित्त ज़्यादा है तो मैं उसको 1 चम्मच घी दे दूंगी, मॉर्निंग में उठ के खाली पेट में 1 चम्मच घी आप ले लो। ये मैं बहुत ज़्यादा संहिताओं के हिसाब से नहीं, बट आपको आम इंसान के तरीके से बताने के लिए बात कर रही हूँ। तो हम उसको 1 चम्मच घी मॉर्निंग में दे देंगे। जैसे पहले गर्भिणी होती थी तो उसको घी दिया जाता था कि आप घी खाओ, डिलीवरी के बाद घी खाना बताया गया था, लेकिन अभी नहीं खाते हैं तो हम बीमारियां भी झेल रहे हैं। जब हम खाते थे तो हमें दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन आज घी ओरिजिनल भी तो नहीं है। वो एक प्रॉब्लम है, वो तो फिर आटा भी नहीं है, हमने अभी डिस्कस किया, पर खा रहे हैं हम रोटी। कुछ खाओ जिससे एनर्जी आए, कुछ खाओ जिससे बच्चा आए, ऐसा कोई आयुर्वेद का प्लान होता है क्या? मैं फिर कहूँगी ऐसी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। आप जो भी लो डॉक्टर से पूछ के लो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप अपना आहार संतुलित लो, आप अपना ब्रेकफास्ट, अगर मैं आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ आपको, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल्स ब्रेकफास्ट नहीं करती। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, 2 तरीके की कैटेगरी है ना। एक कैटेगरी ये है कि मैडम मुझे सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद हस्बैंड का खाना बनाना है, फिर अपना खाना बनाना है, फिर उसके बाद टिफ़िन पैक करना है, फिर मुझे 8 बजे निकल जाना है, ब्रेकफास्ट तो मैं 11 बजे करूँगी। एक कैटेगरी ये है कि मैं सुबह उठूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, परिवार वालों को खाना दूंगी, फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं पूजा करूंगी, फिर मैं 12 बजे खाना खाऊंगी। वो 8 बजे नाश्ता करने वाले जो लोग हैं ना, वो गायब हैं, फीमेल स्पेशली, और इसलिए फीमेल्स को प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही हैं। तो हमेशा फीमेल ना अपने आप को फैमिली में बैकफुट रखती है, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो नॉन वर्किंग है। मतलब आयरनी है कि आज भी बहुत एजुकेटेड वर्किंग फीमेल्स भी ब्रेकफास्ट जो है वो करना प्रेफर नहीं करती, और जो वो जिसको वो ब्रेकफास्ट कहती है ना, कि भागते भागते एक एप्पल खा लिया, भागते भागते आपने एक पराठा मोड़ा और वो पैकेट बनाया और वो खा लिया, वो आपको आगे जाके बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके ही जाने वाला है। तो अगर आप नेचुरल तरीके से मुझसे पूछो तो सबसे पहले आप अपना सोने का टाइम ठीक करो। आप सुबह चाहे 2 घंटे पहले उठ जाओ, पर आप रात को 10 साढ़े 10 सोने का टारगेट कर लो। इसके अलावा आप सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करो। आप सुबह 8 साढ़े 8 तक अपना नाश्ता कर लो। तीसरा, आहार के नियम का पालन करो। ये जो हर 10-10 मिनट में मंचिंग होती है उसको छोड़ दो। अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया है तो 6 घंटे अपने स्टमक को दो कि वो उस खाने को पचा ले, उसके बाद ही दोबारा खाना दो। आपका पहला खाना पचता नहीं है, अभी एक पराठा डाला, थोड़ी देर में कोई और ऑफिस से लेके आया, अरे आज घर में ये बना था, ये टेस्ट करके देखो, वो भी डाल लिया। थोड़ी देर में कोई और आया, अच्छा एक फ्रूट का एक पीस तो ले लो, एक स्लाइस तो ले लो, वो भी डाल लिया। नेक्स्ट कोई और आया, वो भी ले लिया। फिर आप अपना टिफिन खोल के बैठ गए 3 बजे। आपके स्टमक कितना कंफ्यूज रहेगा ना, आपका ब्रेन कंफ्यूज है, आपका स्टमक कंफ्यूज है, को कौन से दोषास, कौन से एंजाइम्स, अगर मैं एलोपैथी में बोलूँ तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करूँ तो कौन से एंजाइम्स कब रिलीज करने हैं, इतना ब्रेन नहीं चल सकता है ना। तो आपकी पूरी बॉडी खराब होती है। आपको अपनी बॉडी को एक टाइम टेबल के हिसाब से ढालना पड़ेगा कि आप नाश्ता करो, उसके बाद 6 घंटे तक छोटी छोटी मंचिंग छोड़ दो, उस खाने को अच्छे से पचने दो। साइंस यही पढ़ाती है ना। जब हम 9th-10th में पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम पढ़ रहे हैं कि पहले आपका फूड डाइजेस्ट होगा, पहले माउथ में होगा, फिर वो आपके स्टमक में होगा, फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाके एसिमिलेट होगा, फिर वो फीकल मैटर बनेगा, तब वो पूरा एक डाइजेस्टिव प्रोसेस एक बार की कवर होगी। उतना टाइम क्या हम दे रहे हैं अपनी बॉडी को? नहीं दे रहे हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि अरे मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स क्यों बन गए, मैं तो बाहर का कुछ खाती भी नहीं थी, मैंने तो कभी बाहर की चीज़ को टच नहीं किया। पर आपने घर की चीज़ को भी तो ऑटोमेटिकली अपने घर की चीज़ को मली बना दिया ना, वो कहाँ से आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी? तो आपका हेल्दी खाना भी अनहेल्दी हो ही जाता है क्योंकि आपका सिस्टम अच्छा नहीं है। तो एक आहार का ना एक साइकिल है, एक सही तरीका है लेने का, उस तरीके को फॉलो करना चाहिए। और आयुर्वेद ने कहीं 3 अन्नकाल नहीं बताए, जो अब जाके मॉडर्न साइंस बोल रही है ना कि 2 ही टाइम खाना खाना चाहिए, 2 टाइम, अब सबने बोलना शुरू कर दिया। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये कभी आयुर्वेद ने नहीं कहा। आयुर्वेद ने कहा भूख लगने पे खाना खाना चाहिए, और अगर नॉर्मल भाषा में बोला है तो 2 बार खाना खाना चाहिए, प्रातःकाल और सायंकाल। तो सूर्य की अग्नि के हिसाब से खाना है ही नहीं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाओ। सपोज आप पित्त प्रकृति के मनुष्य हो और आपकी जठराग्नि अच्छी है तो आपको भूख लगेगी तो आप खा लो, अदरवाइज आप
मतलब घड़ी के हिसाब से खाना नहीं खाना है, आपको अपनी बॉडी को समझ के खाना खाना है। और आयुर्वेद कहता है कि आपकी अग्नि जो है वो सूर्य की गति और चंद्रमा की गति के हिसाब से काम करती है। सूर्य की गति सुबह बहुत अच्छी होती है, तो सुबह आपको बहुत अच्छी भूख लगती है, दिन में थोड़ी कम होती रहती है, शाम तक पूरी चली जाती है। तो राजा की तरह खाना खाओ, ब्रेकफास्ट वाला, लंच वाला, भूख लगे तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, नहीं तो डिनर बहुत हल्का करो। तो अपनी बॉडी को खुद ही समझाना पड़ेगा और अपनी साइकिल को अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा। और अभी तो मैंने एक पेशेंट देखा था जिसने मुझे बोला कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ 12 बजे और मैं फिर घर आती हूँ, टीचर हूँ, फिर मैं अपना डिनर करती हूँ 4 बजे और उस शाम के 4 बजे से अगले 12 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती। फिर उसके बाद बोलती है मुझे बहुत माइग्रेन होता है, मुझे 6 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है मैडम। आई वॉज लाइक क्यों नहीं होगी, माइग्रेन तो आप खुद बना रही हो, खुद पाल रहे हो, इतना पित्त कहाँ जाएगा, आपकी अग्नि बिल्कुल खराब हो रही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम चेंजेस कर लेते हैं तो हम हेल्दी जीना तो वैसे ही सीख जाएंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करती हूँ कि जो कपल्स कोशिश कर रहे हैं, आईवीएफ का खर्च नहीं उठा सकते, तो क्या आयुर्वेद उसमें उम्मीद कुछ जगा सकती है? बिल्कुल। अगर आपकी देखो कंसीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके हेल्दी एग्स चाहिए, आपकी ट्यूब्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी यूट्रस की एनाटॉमी अच्छी होनी चाहिए, हस्बैंड का स्पर्म अच्छा होना चाहिए और आपके साइकिल्स ठीक होने चाहिए। अगर आपकी ये सब चीज़ें ठीक हैं तो आप नेचुरली कंसीव क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आपके ठीक हैं तो आप बिल्कुल, भले ही आप आईवीएफ पहले करा चुके हो तो भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो पहले 2 फेल हो चुके हैं, 3 फेल हो चुके हैं, दे हैव कंसीव नेचुरली, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर उनका ट्यूब, पहले आईवीएफ कराने का रीज़न ट्यूब ब्लॉकेज था और आयुर्वेद के माध्यम से ट्यूब खुल गई, तो अभी वो पेशेंट नेचुरली कंसीव करेगा और करते हैं पेशेंट्स। अगर आपका पहले रीज़न आईवीएफ कराने का एग क्वालिटी था और अभी आपकी एग क्वालिटी नेचुरली ठीक हो गई, तो आप नेचुरली कंसीव करोगे, आपको आईवीएफ की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आयुर्वेद में कोई उम्मीद बन रही है? मेरा सवाल फिर से वहीं पे बिल्कुल आयुर्वेद में उम्मीद है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वाई आयुर्वेद इज योर लास्ट ऑप्शन, आयुर्वेद शुड बी योर बेस्ट ऑप्शन। लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है, मैडम आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी ठीक होती है क्या? आई वाज लाइक सबसे पहले तो आयुर्वेद में ये थी, जहां से हमने शुरू किया था ये शो, वहीं पे हम आ गए कि सबसे पहले तो आयुर्वेद ने ही इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया है। चाहे वो राम जी के जन्म से लेकर हो, चाहे वो कुंती के बच्चों को लेकर हो, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में सदियों से बताया गया है। तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से बिल्कुल पॉसिबल है और पहले भी होता था, आज भी होता है। जरूरत है सिर्फ उसमें विश्वास रखने की, और आयुर्वेद को भी अपनी लिमिटेशंस पता है। जहां नहीं होगा हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो फिर सुना आपने कि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ फर्टिलिटी ही नहीं, पूरे लाइफस्टाइल की बात करता है और उससे आपकी उम्मीदें जुड़ती भी हैं और जुड़नी भी चाहिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। और देखते रहिए द हेल्थ साइड।